नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। औरंगजेब के फैन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा चूर चूर हो जाएगा इनका घमंड। जी हां दोस्तों, बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर एक साथ हमला किया। एक तरफ जहां उन्होंने शरद पवार को राजनीतिक भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया, तो उद्धव ठाकरे को औरंगजेब का फैन बता दिया। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी का घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे तो शरण जरूर देंगे, पड़ोसी देश में हिंसा के बीच बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वह उन्हें शरण देगी। उन्होंने कहा कि अगर लोग मजबूर होकर बंगाल आएंगे तो उन्हें जगह दी जाएगी और रहने भी दिया जाएगा। सीएम ने इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की नीतियों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एक दूसरा देश है। केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखेगी, लेकिन अगर मजबूर लोग बांग्लादेश से बंगाल का दरवाजा खटखटाने आएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। यूएन का एक प्रस्ताव भी है, पड़ोसी शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेंगे। ममता बनर्जी कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर एक रैली में यह बात कह रही है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या शरणार्थियों को देश में आने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 3 तीर्थयात्रियों की मौत, गौरीकुंड के पास पहाड़ से पत्थर गिरने से हादसा हुआ, 8 लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर पत्थर गिरने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों, यात्री गौरीकुंड से 3 किलोमीटर दूर चिड़वासा में बने पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे थे, तब वे सुबह करीब 7:30 बजे पत्थरों की चपेट में आ गए। हादसे की जानकारी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के नंदन सिंह राजवर ने दी है। राजवर ने बताया कि मरने वालों में महाराष्ट्र के नागपुर से किशोर अरुण परते, जालान से सुनील महादेव काले और रुद्रप्रयाग के अनुराग बिष्ट शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नुहू में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर मोबाइल इंटरनेट पर बैन, बल्क एसएमएस पर भी रोक लगी। पहला मिलिट्री तैनात, ड्रोन से निगरानी की जा रही। पिछले साल दंगा हुआ था। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नुहू में सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में पिछले साल जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई थी। इस बार दोस्तों हिंसा न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यहाँ 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही बहुत सारे यानी कि बल्क एसएमएस भेजने पर भी रोक लगाई गई है। डोंगल इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज तैनात किए गए हैं। वहीं दोस्तों, ड्रोन के जरिए पूरे नुहू और अरावली की पहाड़ियों की भी निगरानी की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में नई मुसीबत, बीएसएफ की भी बड़ी सिरदर्दी, बॉर्डर पर हलचल ने बढ़ाई धड़कने। जाने क्या है मामला। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन से सिर्फ पड़ोसी देश ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि इसका असर भारत पर भी पड़ने लगा है। सैकड़ों की तादाद में भारतीय स्वदेश आने लगे हैं, जिससे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के साथ ही अन्य अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान अतिरिक्त चौकसी कर रहे हैं। वहीं बॉर्डर के जरिए होने वाले व्यापार व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ा है। सीमा पर सैकड़ों की तादाद में खड़े ट्रकें खड़ी है। इनमें से बहुत से ऐसे माल लोड हैं जिनके जल्द खराब होने का भी अंदेशा है। ऐसे में व्यापारियों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को कम किया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में आरक्षण को लेकर उठा बवाल शांत हो सकता है। इसी को लेकर बीएसएफ की भी सिरदर्दी बढ़ी हुई है क्योंकि उन्हें बॉर्डर पर ज्यादा कार्यवाही करनी पड़ रही है, ज्यादा अलर्ट रहना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जिंदल ग्रुप की कंपनी के सीईओ पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज। कोलकाता अबुधाबी फ्लाइट में महिला को पोर्न वीडियो दिखाने का है मामला। दरअसल दोस्तों, कोलकाता से अबुधाबी जा रही फ्लाइट में महिला को पैसेंजर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ के मामले में जिंदल ग्रुप की कंपनी वल्कन ग्रीन स्टील के सीईओ दिनेश कुमार सरवंगी पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला बीते सप्ताह 16 जुलाई का है। घटना में पीड़िता 28 साल की अनन्या के माता पिता ने कोलकाता के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शनिवार को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर विद्यानगर सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इस बात की जानकारी विधाननगर पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला पलटा। रिजर्वेशन की सीमा 56 से घटाकर 7% की। इसके खिलाफ हिंसा में 115 मौतें हो चुकी है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने रविवार को आदेश जारी करते हुए आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया है। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के
परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में अलग अलग कैटेगरी को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल 5 जून को वहां के हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया था, जिसके खिलाफ पूरे बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हो गया था। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 78 रनों से हराया। कप्तान हरमनप्रीत और रीजा की 50। जी दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने विमेंस एशिया कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने यूएई को 78 रनों के बड़े अंतर से हराया। इस जीत से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत कर ली है। टीम के खाते में 2 मैच के बाद 4 अंक है। टीम इंडिया का अगला मुकाबला अब 23 जुलाई को नेपाल से होगा। श्रीलंका के रंगनी दामबुला स्टेडियम में रविवार को यूएई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम ने पावर प्ले के अंदर ही टॉप 3 विकेट को गंवा दिया था और इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 44 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा। नीट कांवड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट्री हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM, YSRCP व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दुकानों पर नाम लिखवाने पर कांग्रेस बोली नफरत की पॉलिटिक्स। पटवारी बोले बीजेपी पूछेगी टीचर की जाति। बरैया ने कहा ब्लड डोनर से भी यही सवाल होगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दुकानों पर संचालकों के नाम, जाति सहित पूरा विवरण लिखवाने के सरकार के आदेश पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं विधायक फूल सिंह बरैया ने इसका विरोध किया। दूसरी ओर उज्जैन नगर निगम के सहायक जनसंपर्क आयुक्त ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि निगम ने किसी प्रकार का कार्यपालिका आदेश जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं करने जा रही है। वहीं इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोलाना ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर एमपी में हर दुकान पर संचालक का नाम लिखने को लेकर नियम बनाने का अनुरोध किया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या इस तरह का नियम हमारे देश के लिए सही है या गलत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली सेना के हवाई हमले के बाद हूती विद्रोहियों का मिसाइल अटैक, IDF ने हवा में मार गिराया। जी दोस्तों, गाजा और लेबनान के बाद इजराइल ने पहली बार यमन में बड़ा हमला किया। शुक्रवार को तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में शनिवार को इजरायली सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकाने को निशाना बनाया। यमन के न्यूज चैनल अलम सीरा टीवी के मुताबिक इजराइल ने होदेदा पोर्ट और पावर स्टेशन पर हवाई हमला किया। इस हमले के बाद होदेदा पोर्ट पर भीषण आग लग गई। इसके जवाब में हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल दागे, लेकिन IDF ने करारा जवाब देते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें हवा में ही मार गिराया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केरल में 14 साल के लड़के की निपाह वायरस से हुई मौत, रिश्तेदारों को निगरानी में रखा गया। 2018 के बाद राज्य में 5वीं बार फैला संक्रमण। जी हां दोस्तों, केरल के मल्लपुरम में निपाह वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की रविवार को मौत हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10:30 बजे दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन सुबह 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। वीना ने बताया कि संक्रमित लड़के को ऑस्ट्रेलिया से मिली एंटीबॉडी दवाई भी दी गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर इसे दिया जाता है। इस मामले में संक्रमित लड़के को एंटीबॉडीज देने में देर हो गई थी। वीना ने यह भी कहा कि लड़के का अंतिम संस्कार इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा। इसके लिए लड़के के परिवार और माता पिता से बात की जा रही है। वहीं उनके संपर्क में आए 3 रिश्तेदारों की भी निगरानी की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी के मंच से अखिलेश यादव ने कर दिया एनडीए सरकार की विदाई का दावा, कहा बस कुछ दिनों के हैं मेहमान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः उनकी हार होगी। यादव ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा शहीद दिवस पर आयोजित महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में आए हैं वे बस कुछ दिनों के मेहमान और हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में विश्वास मत भी जीता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ।
जी हाँ दोस्तों, नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 21 जुलाई को रविवार को संसद में आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता ओली ने एक सप्ताह पहले ही चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की मंत्रिमंडल के 21 अन्य सदस्यों के साथ शपथ और गोपनीयता की शपथ ली थी। दोस्तों, सरकार बनाने के लिए नेपाल की 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इस दौरान ओली को 188 मत मिले।